साथियों, आप सभी का विजय एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के करंट अफेयर को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक दो बातें करना चाहूँगा। जैसे कि हम सभी को पता है कि जिस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो जो भी तिथियाँ निर्धारित की गई हैं उन पर ही होने की पूरी संभावना है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो आगामी 3 परीक्षाएँ जो हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। एक 13 सितंबर को होने वाला समीक्षा अधिकारी, फिर उसके बाद 4 अक्टूबर को होने वाला यूपीएससी की आईएएस की परीक्षा और फिर 11 अक्टूबर को पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा। तो अब प्रश्न उठता है कि इन परीक्षाओं में चूंकि जो करंट का रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, यदि आप करंट पढ़ते हैं और उसको विस्तार से पढ़ते हैं और थोड़ा सा जीएस से रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपका करंट के साथ साथ जीएस का पोर्शन भी तैयार होता है। अब यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि हमें इन तीनों परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कितने समय तक का करंट अफेयर पढ़ लेना चाहिए। तो सबसे जो लेटेस्ट वाली परीक्षा हमारे लिए है 13 सितंबर की समीक्षा अधिकारी, यदि इसके दृष्टिकोण से बात करें तो मेरा अपना मानना है कि यदि हम जनवरी 2020 से प्रारंभ करके 15 अगस्त 2020 तक का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो हमारा काफ़ी कुछ करंट का और जीएस का पोर्शन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरा अपना विचार है कि 13 सितंबर की परीक्षा को देखते हुए अब हम लोग जो हैं जनवरी 2020 से लेकर 15 अगस्त 2020 तक का जो भी करंट रहा है उसको हम लोग रिवीजन कर लें। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर की, डेली करंट अफेयर की, इसको हम लोग 13 सितंबर के बाद से फिर से रेगुलर करेंगे। तो इसलिए अब क्या है कि आज की वीडियो के बाद यह जो डेली का करंट अफेयर है इसको यहाँ पर बंद करेंगे और जो रिवीजन वीडियो है उसको मैं देने का प्रयास करूँगा, जिससे कि जनवरी से लेकर के 15 अगस्त 2020 तक का पूरा आपका रिवीजन हो जाए। और उसके बाद जब फिर से ये डेली करंट अफेयर का वीडियो मैं चालू करूँगा तो ये जो बीच का छूटा रहेगा उसको थोड़ा थोड़ा करके हर वीडियो में ऐड करते हुए उसको मैं कंप्लीट कर दूँगा। तो इतनी बात आपसे कहनी थी। इसके संदर्भ में यदि आपको कोई सुझाव है, कोई सलाह है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पापुम रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। तो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र अर्थात इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा कि पापुम रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यह इसकी अवस्थिति देखें अरुणाचल प्रदेश में, तो यह पूर्व में ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य तथा पश्चिम में पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों ही कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो इनके मध्य में जो है पापुम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो स्थित है। और यह दोनों अभ्यारण्य भी, ये जो ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य है और आपका पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये दोनों भी महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र हैं। इसके अलावा यह जो पूरा इलाका है यह संरक्षित वन्य क्षेत्र पूर्वी हिमालय स्थानिक पक्षी क्षेत्र या ईस्टर्न हिमालयन एंडेमिक बर्ड एरिया का हिस्सा है। अब प्रश्न उठता है कि यह चर्चा में क्यों आया है। तो चर्चा का कारण यह है कि उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी का जो वास स्थान है वो संकट में पड़ चुका है। और पापुम रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये बड़ी, रंगीन और फल खाने वाली हॉर्नबिल की 3 प्रजातियों, कौन कौन सी, ग्रेट, पुष्पांजिल और ओरिएंटल चितकबरा, ये जो हॉर्नबिल की 3 प्रजातियां हैं या इंग्लिश में ग्रेट, ब्रिथेड एंड ओरिएंटेड पाइड, इनका निवास स्थान है। अब थोड़ा सा ये जो तीनों हॉर्नबिल हैं, तीनों प्रकार की, इनकी संरक्षण की स्थिति को देख लेते हैं कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये कहाँ पर सूचीबद्ध किए गए हैं। तो सबसे पहले ग्रेट हॉर्नबिल की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिए ग्रेट हॉर्नबिल को धनेश भी कहा जाता है और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा ओरिएंटल पाइड या ओरिएंटल चितकबरा हॉर्नबिल को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न्स की श्रेणी में रखा गया है और पुष्पांजिल या ब्रिथेड हॉर्नबिल को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसको भी लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बीआईएस केयर के बारे में। तो संदर्भ यह है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने उपभोक्ताओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस का मोबाइल ऐप बीआईएस केयर और ई बीआईएस के 3 पोर्टलों मानकीकरण, अनुरूपता आकलन तथा प्रशिक्षण को लॉन्च किया है। और यह उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग करके आईएसआई अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा चिन्हित एवं हॉलमार्क्ड
उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं यदि उनको कोई खामियां मिलती हैं तो। और यह ऐप जो है हिंदी व अंग्रेजी 2 भाषाओं में संचालित किया जा सकता है। इसके अलावा EBIS जो है यह एक एकीकृत पोर्टल है जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल है। कौन से कार्य शामिल हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला, कारखानों के लिए बाहरी एजेंसियों की सेवाओं को सूचीबद्ध करना। इसके अलावा बाजार की निगरानी, मोबाइल ऐप आधारित विकास और AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम निगरानी विधियों को विकसित करना। अब थोड़ा सा भारतीय मानक ब्यूरो या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS की बात करें तो BIS जो है वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन अर्थात नोटेशन और गुणवत्ता प्रमाणन जैसी गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए BIS अधिनियम 2016 के तहत स्थापित, तो ये अधिनियम याद रखिए किस अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया, BIS अधिनियम 2016 के तहत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय या नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। इसके अतिरिक्त यह संस्था उक्त विषयों से जुड़े हुए आकस्मिक या अतिरिक्त मामलों को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020 सहित इसके साथ ही इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के सभी प्रावधान जो है वो 24 जुलाई 2020 से लागू हो गए हैं। तो यह डेट याद रखिए, हो सकता है पूछ सकता है कि किस डेट से लागू हैं, तो 24 जुलाई 2020 से लागू हैं। इसके अलावा थोड़ी सी कुछ और चीज़ों की याद रखिएगा, जैसे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है यह 15 मार्च को मनाया जाता है। तो 15 मार्च चूँकि बीत चुका है, तो यदि इस बार की थीम की बात करें कि जो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस था, इसकी थीम क्या थी 2020 के लिए? तो सस्टेनेबल कंज्यूमर। तो थीम याद रखिएगा, या हिंदी में कहें सतत ग्राहक। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बंदर कोयला खदान के बारे में या बंदर कोयल माइन के बारे में। तो संदर्भ यह है कि अपने एक हालिया निर्णय में कोयला मंत्रालय ने कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 के तहत नीलामी के लिए उपलब्ध 41 कोयला खदानों की सूची से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित बंदर कोयला खदान को हटा दिया। तो याद रखिएगा बंदर कोयला खदान कहाँ पर स्थित है, या पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा बंदर कोयला खदान कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में भी कहाँ? चंद्रपुर जिले में। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार महाराष्ट्र की यह जो बंदर कोयला खदान है यह महाराष्ट्र में इसे तडोबा आधारी टाइगर रिजर्व इसके पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र ESZ का हिस्सा है। तो याद रखिएगा बंदर कोयला खदान यदि पूछा जाए किस टाइगर रिजर्व के अंतर है, तडोबा आधारी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत यह आता है। तो इसी के मद्देनजर चूंकि यह पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे नीलामी के लिए उपलब्ध सूची से हटा दिया गया है। गौरतलब है कि जून माह में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ किया था। और यह जो नीलामी प्रक्रिया है कोयला मंत्रालय द्वारा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ अर्थात फिक्की के सहयोग से की जा रही है। और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 का जो उद्देश्य है वह खनन कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करने और कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली अर्थात बिडिंग के आधार पर कोयला खानों का आवंटन करने के लिए सरकार को सशक्त बनाना है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 के संदर्भ में या वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो ये याद रखिएगा है प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम इसकी थी क्या थी? फाइंड द मिसिंग मिलियंस। फाइंड द मिसिंग मिलियंस या हिंदी में कहें तो गुम हुए लाखों लोगों को खोजना। तो इससे बेहतर आप इंग्लिश वाला ही याद रखिएगा, फाइंड द मिसिंग मिलियंस। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस A, B, C, D और E नामक संक्रामक रोगों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना तथा हेपेटाइटिस की रोकथाम, निदान एवं उपचार को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा वर्ष 2016 में WHO ने वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करना या इलिमिनेट हेपेटाइटिस बाय 2030 नामक एक अभियान शुरू किया था। साथ ही यदि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर दूसरे एम्पैथी ई कॉन्क्लेव सेकेंड एम्पैथी ई कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी
कोविड-19 के समय अपने लीवर को सुरक्षित रखना। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कार्यक्रम को 28 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया था और यह जो कार्यक्रम है यह दुनिया में हेपेटाइटिस बी और सी के निदान और उपचार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसके अलावा हेपेटाइटिस के इलाज से संबंधित जो है भारत में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज ILBS। या कहाँ स्थित है तो याद रखेंगे नई दिल्ली में स्थित है। अब जो हेपेटाइटिस बीमारी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हेपेटाइटिस शब्द जो है ये लीवर की किसी भी तरह की सूजन को संदर्भित करता है, अर्थात किसी भी कारण से लीवर की कोशिकाओं में जलन या सूजन होना जो है उसको आप हेपेटाइटिस कह सकते हैं। यह आमतौर पर वायरस के एक समूह के कारण होता है जिसे हेप्टोट्रोपिक वायरस के रूप में जाना जाता है, जिसमें इस वायरस के विभिन्न प्रकार A, B, C, D, E शामिल हैं और इसके अलावा अन्य वायरस भी इसका कारण बन सकते हैं, जैसे कि वे वायरस जो मोनोन्यूक्लियोसिस या चिकन पॉक्स जो आपको होता है वेरिसेला वायरस का कारण होता है, तो इसका कारण बनते हैं। जो मोनोन्यूक्लियोसिस या चिकन पॉक्स का कारण बनते हैं वो वायरस जो हैं हेपेटाइटिस का भी कारण बन सकते हैं। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस है ये दवाओं एवं शराब के दुरुपयोग या वातावरण में विषाक्त पदार्थों के कारण लीवर की सूजन को भी संदर्भित करता है। इसके अलावा लोगों में अन्य कारणों से हेपेटाइटिस बीमारी विकसित हो सकती है, जैसे लीवर में सूजन आ जाना, या इसे क्या कहते हैं फैटी लीवर हेपेटाइटिस या नॉन एल्कोहलिक स्टीटो हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये नॉन एल्कोहलिक मतलब जो दारू नहीं पीते हैं उनमें भी ये हो सकता है, या एक ऑटो इम्यून प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति का शरीर जो है लीवर पर हमला करने वाले एंटीबॉडी बनाता है, तो ऐसे हेपेटाइटिस को कहते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा हेपेटाइटिस ए और बी वायरस के लिए ही टीकाकरण अभी उपलब्ध है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, या इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे ITER। ठीक है, तो जहाँ पर भी ITER होगा उसका मतलब है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो संदर्भ यह है कि 14 वर्ष बाद ITER ने अपने असेंबलिंग फेज में प्रवेश किया है। यह जो ITER है ये एक प्रयोगात्मक टोकामक परमाणु संलयन रिएक्टर है। तो याद रखिएगा ITER क्या है या टोकामक क्या होता है। ये टोकामक जो है परमाणु संलयन रिएक्टर होते हैं, जिसे ये जो ITER है इसे कहाँ बनाया जा रहा है, इसे दक्षिणी फ्रांस में बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा फ्रांस में बनाया जा रहा है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय संलयन अनुसंधान एवं इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा चुंबकीय परिशोधन प्लाज्मा भौतिकी प्रयोग होगा। और ITER का लक्ष्य जो है वो संलयन ऊर्जा अर्थात फ्यूजन एनर्जी, जिसमें क्या होते हैं दो एटम या कुछ एटम मिलकर के बड़ा एटम बनाते हैं, तो संलयन होता है। ठीक है, और विखंडन में क्या होता है ये फ्यूजन है, और फ्यूजन में क्या होता है ब्रेक होता है। फ्यूजन में ऐड होते हैं और फ्यूजन में क्या होता है वो ब्रेक होता है। तो संलयन ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यवहार्यता या फिजिबिलिटी का प्रदर्शन करना इसका लक्ष्य है। और यह परियोजना 7 सदस्यों के वित्त पोषण द्वारा चलाई जा रही है। कौन कौन से 7 सदस्य हैं इसमें? EU है, यूरोपियन यूनियन, भारत, जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के वित्त पोषण से चलाई जा रही है। तो याद रखिएगा इस परियोजना में भारत भी शामिल है। तो यह कथन के रूप में पूछ सकता है कि क्या मतलब भारत इस योजना में शामिल नहीं है, तो नहीं, शामिल है इसमें। तथा ITER लगभग 500 मेगावाट की तापीय ऊर्जा का उत्पादन करेगा, जो लगभग 200 मेगावाट की विद्युत ऊर्जा के बराबर है। अब थोड़ा सा टोकामक के बारे में बात करते हैं कि टोकामक होता क्या है। तो जो टोकामक है ये संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई प्रायोगिक मशीन है। तो टोकामक पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही मेरे चर्चा में टोकामक क्या है। तो ये संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए एक प्रायोगिक मशीन है। इसके अंदर परमाणुओं के संलयन से उत्पादित ऊर्जा को एक विशाल बर्तन में ऊष्मा के रूप में अवशोषित किया जाता है। ये जो टोकामक प्रायोगिक मशीन है इसको पहली बार 1960 में 60 के दशक के अंत में सोवियत संघ के एक अनुसंधान के दौरान विकसित किया गया था। इसके बाद में इसे चुंबकीय संलयन उपकरण की सबसे उत्कृष्ट तकनीक के रूप में पूरे विश्व द्वारा मान्यता प्रदान की गई।
और जो ITER है जिसकी हम लोग चर्चा करें, जिसको फ्रांस में निर्मित किया जा रहा है, तो ITER विश्व का सबसे बड़ा टोकामक होगा, जो वर्तमान में कार्यरत सबसे बड़ी मशीन के आकार का दोगुना होगा तथा इसके प्लाज्मा चैम्बर का आयतन 10 गुना अधिक होगा। आगे चलते हैं, आगे बात लेते हैं बासमती चावल के लिए GI टैग के संदर्भ में। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में मध्य प्रदेश द्वारा बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक तथा GI टैग की मांग के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर निजी दखल की मांग की है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश ने बासमती की GI टैगिंग के लिए अपने 13 जिलों को शामिल करने की मांग की है। पंजाब ने विरोध इसलिए किया गया क्योंकि पंजाब जो है बड़ी मात्रा में बासमती चावल को क्या करता है, निर्यात करता है। ठीक है, तो ये निर्यात करता है, तो इसको डर है, पंजाब को डर है कि ये इनको भी GI टैग मिल जाएगा तो इनकी गुणवत्ता और जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इनकी जो साख है उसमें कमी आएगी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जो ये बासमती है केवल पंजाब में ही उगाया जाता है, ये कई सारे प्रदेशों में इसको या देश के विभिन्न भागों में इसको उगाया जाता है। तो पंजाब के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों को पहले से ही बासमती के लिए GI टैग मिला हुआ है। और ध्यान रखिएगा, ये जो टैगिंग की जाती है GI टैगिंग, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अनुसार GI टैगिंग जो है कृषि वस्तुओं के लिए जारी किया जा सकता है जो मूल रूप से किसी देश या क्षेत्र विशेष से संबंधित हों, जहां ऐसी वस्तुओं की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताएं अनिवार्य रूप से इसके भौगोलिक मूल्य के लिए जिम्मेदार हो, मतलब जहां पाया जाता हो उस जगह की होने की वजह से उसमें कुछ विशेष क्वालिटी हो। तथा बासमती को GI टैग जो है, चूँकि यह कई जगहों पर होने वाले बासमती को GI टैग दिया गया, तो मतलब क्या हर जगह पर जो भी बासमती होता है उसमें कुछ ना कुछ अलग बातें हैं। जैसे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है या जो उत्तराखंड में हो रहा है या हिमाचल प्रदेश में, अब जम्मू कश्मीर, तो ये हर जगह उसकी वैरायटी में चेंजिंग है, इसलिए अलग अलग जगह के बासमती को GI टैग दिया गया। तो बासमती को GI टैग जो है पारंपरिक रूप से उगाए गए क्षेत्रों के आधार पर दिया गया है, क्योंकि यह विशेष सुगंध, गुणवत्ता और स्वाद के कारण भिन्न भिन्न है। मतलब हर जगह का जो बासमती है उसमें कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी है और यह भिन्नता गंगा के मैदानी भागों में होने वाली बासमती में पाई जाती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कॉर्ड ब्लड के बारे में। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्लाज्मा उपचार के अलावा कॉर्ड ब्लड का इस्तेमाल जो है कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए किया जाएगा। अभी तक क्या है, प्लाज्मा थेरेपी की जा रही है कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए। अब इन्होंने कहा कि कॉर्ड ब्लड का भी इस्तेमाल होगा। अब कॉर्ड ब्लड के बारे में बात कर लेते हैं। कॉर्ड ब्लड जो है ये नाभिरज्जु या अम्बिलिकल कॉर्ड और गर्भनाल अर्थात प्लेसेंटा की रक्त वाहिकाओं में पाया जाता है और जन्म के बाद बच्चे की नाभिरज्जु काटकर इसको एकत्र किया जाता है। इसमें जो कॉर्ड ब्लड होता है इसमें रक्त बनाने वाली स्टेम कोशिकाएं होती हैं जो कुछ रक्त और प्रतिरक्षा प्रणाली विकारों के इलाज में उपयोग की जाती हैं। कॉर्ड ब्लड का उपयोग जो है उसी तरह से किया जाता है जैसे हेमटोपोएटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण का उपयोग विभिन्न रक्त कैंसर के लिए विकिरण उपचार के बाद अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो को पुनर्गठित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कॉर्ड ब्लड जो है रक्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों से मिलकर बना होता है, जिनमें आपका लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा कॉर्ड ब्लड का उपयोग उन लोगों में प्रत्यारोपण के लिए किया जा सकता है जिन्हें इन रक्त बनाने वाली कोशिकाओं के पुनर्जनन अर्थात रीजनरेशन की आवश्यकता होती है। मतलब उनमें जो है जो ब्लड बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो क्षयित हो गई या नहीं काम कर रही हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखिएगा कि कॉर्ड ब्लड को एकत्र करने के बाद इसे जमा कर कई वर्षों तक सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता हो, इसे वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है। और इसको सुरक्षित रूप से संग्रहित करने की जो विधि होती है, इस विधि को क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें बहुत मतलब कम टेम्परेचर या माइनस टेम्परेचर में जाकर के इसको प्रिजर्व किया जाता है। आगे बात करते हैं स्ट्रियांसा लेराई के बारे में। तो प्रशांत महासागर में पनामा के कोइबा नेशनल पार्क में समुद्री जीव विज्ञानियों ने झींगा, जिसे श्रिम्प कहते हैं, कि एक नई प्रजाति स्ट्रियांसा लेराई खोजी है।
झींगा की खोजी गई यह नई प्रजाति स्टियांसा लेराई लाओमेडिडाए जो है परिवार से संबंधित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोइबा नेशनल पार्क के बारे में। ये मैपिंग दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो कोइबा नेशनल पार्क जो है यह चिरकुई की खाड़ी में स्थित, कहाँ पर, चिरकुई की खाड़ी में अवस्थित कोइबा नेशनल पार्क पनामा के प्रशांत महासागरीय तट से दूर एक समुद्री रिजर्व है। अभी इसको हम लोग मैप में भी देख लेंगे। और कोइबा नेशनल पार्क में 38 द्वीपों का एक समूह शामिल है। और गौरतलब है कि कोइबा मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा वर्ष 1992 में पनामा ने कोइबा नेशनल पार्क बनाया था, जिसमें 1042 वर्ग मील के क्षेत्र में बना मैंग्रोव एवं प्रवाल भित्तियां आदि शामिल हैं। तथा वर्ष 2005 में यूनेस्को द्वारा कोइबा नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्रदान किया गया। इसको मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आपका पूरा प्रशांत महासागर है और ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गल्फ ऑफ पनामा है और ये आपका कोइबा आइलैंड है और ये गल्फ ऑफ चिरिकू है। क्या है, चिरिकुई, गल्फ ऑफ चिरिकुई यहीं पर है, ठीक है। और इधर आपका गल्फ ऑफ पनामा है और ये गल्फ ऑफ ये आइलैंड कौन सा है, कोइबा आइलैंड, जिस पर आपका नेशनल पार्क कोइबा नेशनल पार्क अवस्थित है। इसके अलावा यहाँ पर ये पूरा इलाका ये क्या है, ये आपका पनामा है, ठीक है। ये पूरा ये दिख रहा है ये पनामा है। पनामा के पड़ोस में कौन सा है जो देश है, तो एक तरफ आपका कोस्टारिका है। तो पनामा जो है एक तरफ कोस्टारिका से जुड़ा हुआ है और एक तरफ जो है दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ पनामा और इसके बाद यहीं पर कोलंबिया के पास यदि आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ डेराइन है, ठीक है। और ये आप यहाँ पे जाकर के ये आपका इलाका जो है कोलंबिया वाला हिस्सा है जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है। और यहीं पर ऊपर आपका जो है ऊपर देखेंगे तो ये कैरेबियन सी है और कैरेबियन सी किसका हिस्सा है, पैसिफिक प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो याद रखिएगा कोइबा नेशनल पार्क प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में या इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष जो है 12 अगस्त के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इस बार अर्थात 2020 की जो थीम है वो क्या है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो थीम याद रखिएगा, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इसको मनाया कब से जा रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1999 को विश्व युवा सम्मेलन के दौरान की गई सिफारिशों को मानते हुए पहली बार वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर हमने बात की कि विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को होता है और यदि हम कहें कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है। तो डेट तो सेम है परंतु मंथ अलग अलग है। तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि यह किस प्रदेश की योजना है। तो हाल ही में गुजरात सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को उक्त स्थितियों में नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिल सकेगा। मतलब ऐसे क्या होता है, अधिकतर योजनाओं में कुछ ना कुछ प्रीमियम भरना पड़ता, तो यहाँ इस योजना में किसानों को कोई भी प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। उनकी फसल को नुकसान हुआ है और उनको मुआवजा मिलेगा। और राज्य की यह योजना जो है इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसके स्थान पर लाई गई है। मतलब यहाँ पर अलग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, उसी के जगह पर ये मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कार्य करेगी। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस प्रदेश से संबंधित है, तो गुजरात से संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।